ओके सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है टू बॉडीज़ ऑफ मास 5 kg एंड 7 kg आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ massless string passing over frictionless pulley, the acceleration of the system। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कहाँ का है? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर आपको याद है, हमने टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़े थे दो केसेस के, सही है। टेंशन इन स्ट्रिंग के हमने दो केसेस पढ़े थे अपने 9 मैट्रिक में, क्योंकि कभी कभार एनएडी 9 मैट्रिक की चीज़ें भी आपसे पूछ लेते हैं, सही है। तो जिस बच्चे को ये दो फार्मूलाज याद थे उसने ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सही है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग के दो केसेस होते हैं, सही है। अगर नहीं पता तो यहाँ सीख लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने दोनों केसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जो बच्चा नोट्स बनाएगा वही कामयाब होगा, सही है। जिसने नोट्स नहीं बनाए जस्ट देख रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सही है। तो अलग अलग इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि जब आप एग्ज़ाम से पहले उसे देखें तो फ़ौरन जल्दी से रिवाइज़ कर लें, सही है। और फार्मूलाज़ की और शॉर्ट ट्रिक्स की जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, तो वो आप उसको अच्छी तरीके से उनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि फिर आप अच्छी तरीके से उनको रिवाइज़ कर लें। ओके, तो देखिए याद रख लें पहले तो टेंशन इन स्ट्रिंग का जो पहला केस है ना, याद रखें। हमारे पास अगर दोनों बॉडीज़ जो है, दोनों बॉडीज़ हैंग हैं, सही है, किसी न किसी चीज़ पे हैंग है, सही है। बेसिकली पुली होता है आपके पास, एक फ्रिक्शनलेस पुली होता है, उसमें दो बॉडीज़ जो होती हैं ना वो हमारे पास वर्टिकली हैंग हुई होती हैं। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखें, आपके पास की जो फिगर शो हो रही है, अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, सही है। दोनों बॉडीज़ का मास है m1 और m2, सही है। इसके लिए अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है ना, कभी भी अगर मुझे कभी भी ऐसा केस दिया जाए जैसा कि आपको इस सवाल में दिया गया है, इस सवाल में आपको कहा गया है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जो कि हैंग हुई हुई हैं फ्रिक्शनलेस पुली पे, सही है। बेसिकली आपको ये केस 1 दिया गया है, आपको ये केस 1 दिया गया है, सही है। आपको ये केस 1 दिया गया है और कहा गया है कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास जब ये पेपर में क्वेश्चन आए, क्योंकि राउंड 1 में जब अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हो सकता है कि राउंड 2 में या किसी न किसी अगली शिफ्ट में वो आपसे कहे कि भाई टेंशन को फाइंड आउट करके बताएं। तो फिर आप टेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप टेंशन को इस फार्मूला से फाइंड आउट कर रहे होंगे अगर आपके पास केस 1 आ गया। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये याद रखें। कभी भी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन को, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, सही है, ऐसे। और देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय g। स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपके पास, यहाँ पर m1 जो होगा ना हमेशा m2 से ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़े ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि भाई m1 क्या है और m2 क्या है, सही है। इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि m1 क्या है और m2 क्या है? तो याद रखिएगा कि हमारे पास हमेशा हमेशा क्या होता है, हमारे पास m1 जो होता है ना वो हमेशा m2 से बड़ा होता है। ओके, क्या होता है? m1 हमेशा m2 से बड़ा होता है। ऑलवेज m1 इज़ ग्रेटर देन m2। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा। नोट्स में आपको ये तमाम बातें लिखनी है, मैंने तो इस तरीके से लिख दिया, लेकिन आपको अपने लिए लिखना है, सही है। तो टेंशन को हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को भी इस फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने दो फार्मूलाज देख लिए। ये क्या था? ये केस 1 था। ये हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग का केस 1 था, जिसमें क्या था कि दोनों बॉडीज़ जो है, दोनों बॉडीज़ यहाँ पर हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली, सही है। और पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली है। ओके, तो हमारे पास एक केस ये है। अगर आपसे एनडी, क्योंकि देखिए हम लोग एमसीक्यूज़ का सिर्फ एक एमसीक्यू को नहीं सीख रहे, हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सीख रहे हैं। तो भाई देखें, नेक्स्ट टाइम अगर वो आपसे कहे कि बताइए कि आपके पास एक बॉडी क्या है, एक बॉडी जो कि केस 2 भी हमें सीखना है, तो एक बॉडी जो है वो किसी न किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और एक बॉडी जो है वो हैंग हुई भी है। तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर ये करेंगे कि हम एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सही है। वो पुराना वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम, सही है। तो हम एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इस वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें m1 को अगेन यूज़ करना है। m1 आपको दिया जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों का जो सम होता है, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यही काम करेंगे। इसी तरीके से टेंशन को भी इस फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप आप केस 2 को भी समझ गए होंगे। केस 2 क्या है? सिंपल है। केस 2 में भी आपके पास एक पुली है
और आपके पास एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल किसी न किसी सरफेस पे है। ये सरफेस आपके साथ आपके सामने शो हो रही है। ओके, ये आपके पास सरफेस है, तो किसी न किसी वो सरफेस पे है और एक बॉडी जो है वो हैंग है। ओके, अच्छा जी। अब हम इस क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया था पहले इसको सॉल्व करेंगे। सही है, कॉन्सेप्ट को समझ गया? क्योंकि देखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ भूल चुके हैं ना तो बिल्कुल भी अपना इस तरीके से अपना जो जो आपका वो है ना कॉन्फिडेंस, उसको लो नहीं करें कि कहें कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। आप यहाँ से सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। सही है, तो जिनको पहले से ये पता था कोई मसला नहीं है, वो तेज़ आगे बढ़ जाएँ। सही है, तेज़ी से आगे बढ़ जाएँ, वीडियो की स्पीड जो है वो तेज़ कर दें। सही है, और जिनको नहीं आता था वो ईजिली समझ लें अच्छे तरीके से। ओके, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा था जो कि केस 1 था हमारा। क्या था? केस 1 था। दिस इज़ बेसिकली केस 1। और केस 1 जो है, अगर मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, अब सिंपली वैल्यूज़ को पुट करूँगा। तो यहाँ पर M2 क्या है बताएं। इस केस में मैंने आपको बताया कि M1 हमेशा बड़ा होता है किससे? M2 से। तो M1 यहाँ पे क्या होगा मेरा? M1 यहाँ पे मैं लूँगा किसको? M1 विल बी, क्या हो जाएगा मेरा? M1 ये हो जाएगा जो कि क्या होगा? 7 kg। दिस इज M1। और मेरे पास जो मेरा M2 होगा वो क्या हो जाएगा? वो 5 kg हो जाएगा। सही है ना? यही होगा ना? यस, यही होगा। अब क्या करेंगे वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है, ये देखें एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी सॉल्व कर लें। वैसे आपके पास आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर आप सबके पास है। वैसे मैं जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे M1 माइनस M2 कितना हो गया भाई? 7 में से आप 5 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा? जस्ट 2 बचेगा। इट विल बी 2 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम क्या होगा भाई? 7 + 5 इट विल बी 12 और ये मल्टीप्लाई बाय 9.8। सही है, और 2 1 = 2, ये 6 हो गया। और 9.8 को जब आप डिवाइड करा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास आपको मिल जाएगा 1.6। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। बेसिकली ये तो कैलकुलेटर वाला काम था। देखें कितना सिंपल था। जिस बच्चे को इजीली फॉर्मूला याद था उसने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया उसने और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। ओके, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो जस्ट इन 4 फार्मूलाज को याद रखना है, ईजिली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से फिक्स हो गया है। मतलब अब कोई भी मसला होना नहीं चाहिए आपको इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में। सही है, तो बच्चे कह रहे थे अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं, मसला नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ इन फिजिक्स इज कॉल्ड। सो इसका आंसर क्या है भाई? ये देखें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की स्टडी है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की स्टडी जो है उसका तो आंसर फिर क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सही है, अच्छा जी भाई। ये बाकी ऑप्शंस क्या है भाई? बाकी ऑप्शंस को भी सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमसे कहा गया कि भाई दूसरे ऑप्शंस का भी बताओ। सही है, लेट सपोज़ कि ऐसा ऐसा सवाल, इसके बजाय कोई और सवाल आ गया। सही है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके NED के जो कि स्टूडेंट्स ने बताए आके, लेकिन हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो याद रखें अच्छे तरीके से भाई। याद रख लें कि जो हमारे पास जो जियोलॉजी है ना, जो हमारे पास जो अर्थ रॉक्स वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह, वो कहते हैं कि द स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स इज़ नोन एज, तो आप कहेंगे जियोलॉजी है ये। नोट्स बनाइए, बार बार कह रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स बनाएं, जो जो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं लिख भी नहीं रहा लेकिन जो जस्ट बोल रहा हूँ मैं, उसको अच्छी तरीके से ना आपको लिखना है। क्योंकि मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी स्पेस नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, तो उसको आप लिख लें। सही है, और वो की पॉइंट्स की सूरत में लिखिएगा। देखें वैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने इस MCQ सॉल्व करवाया, मैंने एस्ट्रोनॉमी बता दिया आपका, इसका आंसर तो आपको पता चल गया। लेकिन अब आपको जो ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जियोलॉजी है, ये किससे हम इसको एक पॉइंट की सूरत में बनाएं और लिख दें कि जो जियोलॉजी जो है उसमें हम डील किससे करते हैं, उसमें हम डील कर रहे होते हैं अर्थ रॉक से। सही है ना, तो आप लिखेंगे अर्थ रॉक। सही है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लें आप
नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, बायोलॉजी में हम किससे डील करते हैं। बायोलॉजी में आप सबको पता है, बायो वाले बच्चों को तो पहले ही पता होगा किससे डील करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से करते हैं। तो बायोलॉजी में हम कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। ओके, इसी तरीके से हम क्या है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डी है ऑप्शन। तो मेट्रियोलॉजी है, इसमें हम इसमें किससे डील करते हैं, हम इसमें डील करते हैं वेदर से। सही है, वेदर वगैरह का होता है ना, उससे हम डील कर रहे होते हैं। तो इसका क्या है, वेदर। ओके, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं अब हम। इन सेमी कंडक्टर्स होल्स रेफर टू। तो भाई सेमी कंडक्टर्स में आपके पास जो होल्स होते हैं ना, वो किसको रेफ़र कर रहे होते हैं। सो वो किसको डील करते हैं भाई, इसका आंसर आपके सामने शो हो रहा है, द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो बेसिकली जो एब्सेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें जो है वो होल्स रेफ़र कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ओके, बेसिकली ये वैकेंसीज होती हैं। अच्छा, एक की पॉइंट और याद रखिएगा, मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि एनडी में ना पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो अच्छे तरीके से ये याद रख लें। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है तो मुझे याद आ गया, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि ये होल्स का ही क्वेश्चन है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ना, किसमें, पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जो होल्स होते हैं ना, क्या चीज़, हमारे पास जो होल्स होते हैं, होल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स। सही है ना, क्या होते हैं होल्स, क्या होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो जो हमारे पास होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। सही है, तो इस तरीके से एक पॉइंट बना के ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि भाई बताइए, द टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द लिवर आर्म इज। तो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको देखें तो क्या क्वेश्चन है भाई, इसमें वो आपसे कह रहा है कि आपके पास ना टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, एंगल बताना है बेसिकली। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ना एक रेंच की एग्जांपल दी गई है। लेट सपोज कि आपके पास कोई ना कोई, जैसे जिससे आपके पास कोई ना कोई रेंच होता है ना, जिससे आप नट को टाइट करते हैं। ये नट है आपके पास सामने, ये शेयर हो रहा है। सही है, इस पिक्चर से आप समझ जाएंगे। सही है, तो आप किसी न किसी नट को टाइट करेंगे। अगर आप फोर्स यहाँ से लगाते हैं ना, तो आपका नट जल्दी टाइट होगा। सही है ना, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होगा। सही है, अगर आप लेट सपोज़ कि आप फोर्स यहाँ से लगाते हैं, आपने कहा कि भाई मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूँ और मैं फोर्स ना यहाँ से लगाना चाह रहा हूँ, तो आपका क्या नट टाइट होगा, नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, बहुत ही मुश्किल से होगा। सही है, और होगा ही नहीं बेसिकली। अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो होगा ही, अगर आपने यहाँ से लगाई तो बिल्कुल ही नहीं होना। तो अगर आप मैक्सिमम एंगल रखेंगे, अगर आप 90 डिग्री का एंगल रखेंगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द लिवर आर्म इज कितना, 60 डिग्री। ओके, इतना इजी एमसीक्यू है, कोई इतना मसला नहीं था इसमें। इमेज को देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, जो मैंने बात बताई थी उसको याद रख लीजिएगा। सही है। अच्छा, एक की पॉइंट और भी है यहाँ पर, देखें शोर है, अगर आप रिड्यूस करेंगे ना लिवर आर्म को, अगर आप लिवर आर्म को रिड्यूस करेंगे तो आपके पास टॉर्क क्या होगा, आपके पास टॉर्क जो है ना वो भी कम होगा। ओके, अगर आप जो लिवर आर्म का जो एंगल है उसको आप कम कर लेंगे, तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स डैट कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इसको देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास लिखा हुआ है, ग्रीन हाउसेस आर मेड अप ऑफ ग्लास रूफिंग बिकॉज। ये एमसीक्यू बहुत पूछा गया है इस बार स्टूडेंट से। इस एमसीक्यू को ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, हर बच्चे ने आके ये एमसीक्यू बताया, ज़्यादातर लोगों ने। ओके, अच्छा एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि ये ना फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर इसका, ये फार्मूला जो लिखा हुआ है लिवर आर्म के केस में, आर साइन थीटा, इसको भी याद रखिएगा। सही है, लेट सपोज़ कि वो अगर आपको कोई ना कोई एंगल दे दे सवाल में और वो कहे कि आपको टॉर्क निकालना है, तो बेसिकली ये फिर आप फार्मूला याद रख लें, टॉ इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। लिवर आर्म अगर आपको निकालना है, टॉर्क निकालने के लिए आपसे वो कह दे, तो आप फिर इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। या
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाउसेस आर मेड अप ऑफ ग्लास रूफिंग बिकॉज, तो भाई ग्रीन हाउसेस को के ऊपर जो है वो ग्लास रूफिंग होती है, तो भाई किस वजह से हो रही होती है? तो भाई याद रख लें कि इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर एंड इमिट्स पर रिलेटिवली लो टेम्परेचर। बेसिकली ये जो है वो क्या करते हैं, जो हाई टेम्परेचर होता है उससे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है तो पूछा गया हुआ है भी इस बार स्टूडेंट से बार बार, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि पूछा हुआ गया है आपसे ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताना है, तो सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस पी करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है, देखिए भाई ये रहा ऑप्शन सी। अच्छा जी भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मॉडरेटर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेसिकली हम मॉडरेटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम स्लो डाउन कर सकें जो न्यूट्रॉन, बेसिकली स्लो डाउन कर सकें न्यूट्रॉन्स को। सही है, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये बेसिकली याद रखने वाले एमसीक्यूज़ हैं, या आप जस्ट इसके नोट्स बनाने हैं, आप इनको याद रखना है। ओके, अच्छा एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको मॉडरेटर्स के बारे में, वो याद रख लें। इसमें लाइक हम ना मॉडरेटर्स की एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ग्रेफाइट वगैरह होते हैं, ग्रेफाइट हो गया, या इन चीज़ों को हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट वगैरह को। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्रेफाइट एग्जांपल लिख देते हैं। आई गेस आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, सही है ना, ग्रेफाइट वगैरह को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिएक्शन इन विच द कंबाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लिया है। सो भाई वो क्या होता है? वो रिएक्शन हमें बचपन से पता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, लाइटर न्यूक्लिया अगर मिल जाए तो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इतने इजी एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं एनईडी में स्टूडेंट्स, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तमाम क्वेश्चन वही हैं जो कि एनईडी में आपसे पूछे गए हैं। ओके, सो आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की भी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। और 11 आवर्स का जो लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अगर वो किसी बच्चे ने देखा हुआ है और फिर बाद में वो ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होंगे वो ईजिली फिज़िक्स में तो एटलीस्ट 22-23+ होंगे इंशाल्लाह, अगर उसने सही से प्रिपेयर किया। द फार्मूला फॉर द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज़ गिवन बाय, सो उसका क्या है भाई? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू अपॉन पी। हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है भाई? ये रहा इमेज डिस्टेंस क्यू, और ये रहा हमारे पास बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिख लें, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आपसे कह रहे हैं, आपको एक कोई ना कोई फिगर दी गई है, और वो कह रहा है कि अ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड इट इज़ फैब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स। 2 सेगमेंट्स में, ओके, दीज आर 2 सेगमेंट्स, वी हैव सेगमेंट्स दिए गए हैं आपको। द वेवलेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेव इज़, ओके। सो याद रखें ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ना, अगर कभी भी आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लें। क्या फॉर्मूला है? वेवलेंथ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लें, लैम्डा विल ऑलवेज इक्वल टू 2l अपॉन स्मॉल n। ओके, अच्छा अब ये n क्या है? बेसिकली n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स। n क्या है आपके पास? क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ और यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ, यहाँ पे भी 2 लिखूँ, सो 2 1 2, इट विल बी कैपिटल L विल बी योर आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखा किस तरीके से सॉल्व किया, कितना ईजी है एमसीक्यू बताइए। बस आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और कोई ना कोई स्ट्रिंग का केस दिया गया है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला ये रहा आपके पास। ओके, और ये एन क्या है, ये एन क्या था हमारे पास, कि क्या था, ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स था। ओके, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ओके, तो ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं भाई अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू में अब आपसे कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 200 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस यूजिंग अ हीटर विद अ पावर रेटिंग ऑफ 1000 वाट। स्टूडेंट्स देखें, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी नहीं, बस जहन में ना ये याद रख लें कि यार क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है। देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जिक्र है सवाल में। किस चीज़ का जिक्र है? हम ये भी अज्यूम करेंगे कि हम एग्जाम में बैठ के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी सीख रहे होंगे। सही है, ताकि एक बच्चा जिसको बहुत चीज़ें पहले से पता है और एक बच्चा जिसको नहीं पता और वो सीख रहा है, तो दोनों को आसानी हो। सही है भाई। देखें, स्पेसिफिक हीट का जिक्र आया तो याद रखिएगा हमेशा क्या करेंगे भाई, हमेशा स्पेसिफिक हीट का अगर जिक्र आ गया ना तो हम याद रखेंगे एक फार्मूला, और वो याद भी है हमें। फार्मूला क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट के केस में हमारे पास हमेशा अगर हीट किस तरीके से निकालते हैं, मुझे एक फार्मूला याद था, उसको मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। एम सी डेल्टा टी, मुझे ये फार्मूला याद है। सही है, स्पेसिफिक हीट के केस में तो मैंने ये फार्मूला याद कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या याद है मुझे, क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, हाउ मच टाइम। ओके, टाइम तो मुझसे पूछा गया है। ओके, टाइम तो मुझसे पूछा गया है, बेसिकली ऑप्शंस में गिवन है। अच्छा जी, मुझे मास गिवन है। ओके, ये रहा मास गिवन है क्वेश्चन में, तो मैंने मार्क कर लिया मास को। कहाँ है भाई मास? ये रहा मास। ओके, और मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या टेम्परेचर गिवन है। यस, टेम्परेचर भी गिवन है मुझे। देखें, दो टेम्परेचर गिवन है सवाल में, एक 10 डिग्री है और 70 डिग्री है। इट मीन्स दैट कि भाई इतना तो मुझे पता है कि ये डेल्टा टी क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दूँ तो टेम्परेचर कितना होगा? देखो भाई, ये 70 है, ये 10 है, तो दोनों को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 60 डिग्री। तो टेम्परेचर तो मुझे 60 डिग्री मिल गया। सही है ना, टेम्परेचर मेरा 60 हो गया। इसी तरीके से आपके पास क्या चीज़ आपको गिवन है, 200 मास है, तो भाई 200 मास लिख दीजिए। ये रहा भाई 200 मास। और एक चीज़ और गिवन है, एक चीज़ और क्या गिवन है, एक और चीज़ मुझे जो गिवन है वो क्या है भाई, वो आपको गिवन है, आपको सी की वैल्यू गिवन है। सही है, बेसिकली आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको गिवन है। सही है, वो कितनी है? ये रहा भाई 4200। इतनी बड़ी बड़ी लिख के दिया आपको सवाल में, 4200। ओके, सो अब आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, आपने क्या निकाल लिया यहाँ पर? क्यू निकाल ली। बेसिकली आपने क्यू की वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, ओके। अब ये क्यू क्या है? बेसिकली ये हीट है ना, हीट है ना, क्या है बेसिकली आपके पास क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी, राउंड अबाउट कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें इसको, कितनी आएगी भाई स्टूडेंट्स? जी, आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू 50400। यस, कितने ज़ीरो है? अच्छा, 1 2 3 4 5। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सही है, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। बेसिकली आपके पास क्यू निकल कर आया। ओके, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू आ गई। ओके, कोई मसला नहीं है भाई, हमने क्यू को साइड पे लिख दिया। मैंने कहा भाई मुझे पहला काम आता था, बस मुझे यही पता था, मैंने ये लिख दिया। सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में आपसे टाइम पूछा गया है। क्या इसमें टाइम था? नहीं, इसमें तो टाइम नहीं था। लेकिन आपने कहा भाई मुझे एक और चीज़ पता है। आपने कहा भाई मुझे एक चीज़ पता है, पावर का फॉर्मूला यार मुझे याद है। और पावर को मैं कैसे निकालता था,
पावर को मैं ऐसे निकालता था, क्योंकि मुझे सवाल में ना देखो पावर भी लिख के दी गई है, ये देखो पावर में ना मुझे सवाल में पावर भी लिख के दी गई है, जो कि कितनी है 1000 वॉट दी गई है। ओके, तो आपने क्या कहा भाई, मुझे पावर याद है, और पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सही, आपने कहा वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, फिर जहन में आपके आया कि यार मैंने सुना है कि वर्क डन वर्क डन क्या होता है। बेसिकली वर्क डन को क्या मैं क्यू के बराबर ले सकता हूँ? आपने कहा यस, मैं क्यू के बराबर ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जिनके यूनिट सेम है उनको हम सेम तरीके से ले सकते हैं। सही है ना? लाइक आपके पास वर्क डन है ना, तो वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है, वर्क डन क्या है, हीट है। सही है, बेसिकली हम इसको हीट के तौर पे भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको वर्क डन को क्यू के बराबर ले लेंगे। सही है, यहाँ पे हमने फार्मूला को बना लिया, क्यू अपॉन टी कर लिया इसको। अब क्या कुछ बचा है? यस, इस फार्मूला को अरेंज कर देंगे। पावर तो हमें पता है पहले से सवाल में, टी इधर चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगी आपके पास, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू अपॉन पी। और जब हम क्यू अपॉन पी को सॉल्व करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें सवाल में लिख के दी गई हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, ये आपके पास अच्छा ये देखें, अब तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है, मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया, मैंने इसी ऑप्शन पर डायरेक्ट मार्क कर दिया। देखें 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें ना, ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। क्या ये आंसर मुझे मिल रहा है? देखिए भाई कितना परफेक्ट आंसर मुझे मिल गया है, कितना एक्जैक्ट आंसर मुझे मिला है, 50400। सही है ना, ये आंसर मिला है। तो आपके पास 1000 था बेसिकली, ये 2 ज़ीरो मैंने काटे, 3 ज़ीरो कटेंगे ना, तो आपके पास आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, किस तरीके से सॉल्व किया है नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं है भाई। देखिए सबसे पहले क्या किया, क्या कभी भी अब आपने सीख लिया ना, अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अब तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको अप्रोच बता दी है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, पावर इस वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और मैं वर्क डन को क्यू के बराबर भी ले सकता हूँ, क्योंकि हीट एनर्जी है। सही है, क्यू के बराबर ले सकता हूँ, और क्यू अपॉन टी हो जाएगा इस तरीके से ये। अब क्यू मैंने कैसे निकाला था, क्यू को मैंने निकाल लिया था इस फार्मूला से, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्योंकि कभी भी मेरे पास अगर मुझे हीट सप्लाइड निकालनी है तो मैं एम सी डेल्टा टी का यूज़ करूँगा, और अगर मुझे स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक हीट गिवन है क्वेश्चन में, तो स्पेसिफिक हीट ऐसे याद भी रख लें, अगर ना दी जाए तो याद रख लें एम सी डेल्टा टी होता है। और देन फिर आपको तमाम चीज़ें गिवन थी, आपने हीट सप्लाइड टू द क्या निकाला भाई, केस हमें जो दिया गया था वो हमें हीटर का दिया गया था, तो आपने हीट सप्लाई टू द हीटर निकाली। देन आपने क्या निकाल ली भाई, आपने इसकी टाइम निकाली जो भी आपको रिक्वायर्ड था। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 में भाई वो हमसे क्या कह रहे हैं, इफ़ अ मैन ऑफ मास 50 kg इज़ इन अ लिफ्ट मूविंग डाउन विद द एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, पॉज करके। अच्छा, इफ़ अ मैन ऑफ मास 50 kg is in a lift of moving down with the acceleration equal to the which is with the acceleration equal to the acceleration due to gravity. It means that a is equals to g. Okay, then the apparent weight of the man is, apparent weight निकालना है हमें, वो हमसे कह रहा है कि क्या होगा। तो भाई देखें ये केस था, आपने पढ़ा है ना, अगर मुझे अपेरेंट वेट कभी भी फाइंड आउट करना है, अपेरेंट वेट कैसे निकालते थे भाई, याद रख लें दूसरे सवालों के लिए ऐसा सवाल अगर ना भी दिया जाए तो याद रख लें, अगर कभी भी मुझे अपेरेंट वेट निकालना है तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसको नहीं करता हूँ मास मल्टीप्लाई बाय जी माइनस ए, मैं इसी फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ ना भाई अपेरेंट वेट को निकालने के लिए। तो यहाँ पर उसने मुझसे कहा है कि भाईजान आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ये लाइन उसने मुझे लिख के दे दी। इट मीन्स डैट कि मास विल बी इक्वल टू, मास को चलो अभी छोड़ दो, मैं अभी मैं इसको 9.8 माइनस 9.8 कर रहा हूँ। सही है ना, 9.8 माइनस 9.8 हो जाएगा आपके पास। सही है, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए इस फार्मूला को, अपेरेंट वेट का है ये। सही है, किस चीज़ का फार्मूला है ये, अपेरेंट वेट का है।
ये नई चीज़ आपने सीख ली अच्छे तरीके से, वो आप इसको याद रखेंगे। ओके, नोट्स अच्छे तरीके से बनाने हैं, बार बार बता रहा हूँ, और प्रीवियस एमसीक्यू के अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, उसकी चीज़ें तमाम अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई हमारे पास? नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ ट्रेन ऑफ मास 2.05 एक्सपोनेंट 6 kg changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of the engine is। स्टूडेंट्स कोशिश ये करें कि इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगेन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वर्क डन को लिया था, क्योंकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल वही करेंगे, एक फार्मूला को अरेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझसे पावर पूछी गई है, तो इट मीन्स डैट कि पावर का फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और पावर विल बी इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। और यहाँ पर मैं इसको वर्क डन तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि वर्क के फार्मूला मुझे नहीं याद, और ना वो मैं स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ बैठा हुआ, सही है, वैसे मुझे तो पता है कैसे इसको करना है सॉल्व, मैं एक स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ ताकि हम चीज़ों को सीखें, क्योंकि वर्क डन को तो निकाल नहीं सकता, ना मुझे फोर्स गिवन है। अच्छा जी, और कोई चीज़ गिवन है? यस, मुझे वेलोसिटी नज़र आ रही है, देखें भाई वेलोसिटी नज़र आ गई मुझे, यहाँ से मैं डेल्टा भी ले लूँगा बेसिकली। और क्या चीज़ गिवन है मुझे? मास गिवन है। तो मास और वेलोसिटी किसके फार्मूला में आता है? मास और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में आता है। और बेसिकली आपको सवाल पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई ना कोई इंजन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी भाई। देखो, सवाल पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई ट्रेन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी भाई। ट्रेन चल रही है ना, लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास ट्रेन है और वो ट्रेन जो है वो चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी होगी तुम्हारे पास, सही है ना। कोई ट्रेन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास लाजमी होगी उसकी। या आपके पास ट्रेन है, सही है, गाड़ी बन गई, कोई गाड़ी है, कार है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लाजमी होती है। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे आपके पास यही काम होगा। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल लेंगे। यस, इजीली निकाल लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए, नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, अगर भूल गए तो वैसे याद होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है, हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास गिवन है क्या सवाल? यस, ये रहा मास भाई, देखिए इतना अच्छे तरीके से हमें लिख के दिया उन्होंने मास। क्या वेलोसिटी गिवन है? यस भाई, वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी कैसे गिवन है? दो वेलोसिटीज़ गिवन है यार। तो आप कहेंगे भाई दो वेलोसिटीज़ हैं, इनका डिफरेंस तो ले सकता हूँ मैं, इतना तो पता है मुझे। आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। हाफ मास की वैल्यू पुट करिएगा और यहाँ से जो 25 वाली वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड माइनस कर देंगे इसमें से कितना, आप इसको यहाँ से, अच्छा इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करेंगे, बार बार बता रहा हूँ, गलत आंसर आएगा अगर आपने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं किया, सही है। क्योंकि देखें ये अलग अलग ये वेलोसिटीज़ जो है ना इस तरीके से गिवन है। बच्चे क्या करेंगे, 25 माइनस 5 करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास अलग आंसर आएगा। ओके, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा लगा हुआ है ना आपके साथ। ओके, 25 का स्क्वायर हो जाएगा और देन आप इसमें से माइनस कर देंगे किसको भाई, 5 के स्क्वायर को। तो 5 के स्क्वायर को माइनस कर दें, ये मैंने अलग ही मार्कर यूज़ कर लिया है यहाँ पे। चलिए, दोनों अलग अलग है इसलिए आपको फिर पता चल जाएगा कि भाई दोनों वेलोसिटीज़ अलग अलग है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, देन आप इसको डिवाइड करा दें किससे। अब आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, तो आप इसको के SI यूनिट में काम कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट को सेकेंड्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 को क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये कितना आ जाए, 300 आएगा, 300 सेकेंड्स। अब सिंपल है, अब इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं कि यही आ रहा है या नहीं। 2 मिनट का रेस्ट लें और बताएं कि भाई इसका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, लेकिन चेक कर लें फिर।
हाँ भाई, तो इसका ये आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ अब। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.05 एक्सपोनेंट 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर कर देंगे हम, और माइनस करेंगे किससे भाई, 5 से, 5 के स्क्वायर से। तो ये मेरे पास आएगा कितना, 615 एक्सपोनेंट 6। जो बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा भाई लिख ले, इसी को देख के कर ले, जो नोट से नहीं बना रहा। बस तो आई होप कि सब बच्चे नोट्स बना रहे होंगे। 615 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा मेरे पास इतना, ओके। और देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 300। सो अगर मैं इसको 300 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना आंसर, 2.05 मेगावाट। सही है, 2.05 मेगावाट, दिस विल बी माय आंसर, ओके। सो ये आंसर था भाई इसका। देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद मिस कर दिया, ऊपर वाला। यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू, तो भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, सही है ना, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, ओके, याद रखिएगा। अच्छा, वेलोसिटी बेसिकली, हाँ, वेलोसिटी हमसे पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज। स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितना ही इजी क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी आपको बतानी है आफ्टर 1 सेकेंड। एक बॉल है, उसको थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ। इट मीन्स दैट कि मेरे पास कोई ना कोई बॉल है और उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, थ्रो किया गया है, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए 1 सेकेंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ये हो जाएगा आपके पास vi, ओके। आपको बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और ये रहा मेरे पास माइनस का g, और ये रहा t, ओके। अब क्या करेंगे, vi आपको दिया गया है जो कि 40 है, इनिशियल वेलोसिटी है, बताया गया है ना आपको। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये 40 हो गया। g की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके पास क्या होगा, वैसे तो देख के ही आपको लगा देना चाहिए था इसका आंसर, कितना होना चाहिए था, आपके पास आ जाएगा कितना, ये 30.2, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। वैसे तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी चाहिए भाई, इतना ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट वेव ऑफ 2000 किलो हर्ट्स, फाइंड इट्स वेव लेंथ। तो बेसिकली इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है रेडियो वेव्स को, सही है, और 2000 किलो हर्ट्स जो है बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और रेडियो वेव्स का जिक्र है, या किसी ने किसी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट का जिक्र है, तो उसके लिए हमने वैसे और केसेस में भी ये पढ़ा है। वेवलेंथ का फॉर्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो एक और याद रख लीजिए। क्या है भाई वो फार्मूला, लैम्डा विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन एफ। ये तो फार्मूला याद भी होगा, अगर नहीं याद तो अब याद रख लें। सी क्या है यहाँ पर, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, और इस सवाल में आपको स्पीड ऑफ लाइट नहीं लिख के दी गई। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लिख के दी गई, एनईडी का तो डेटा ही सही नहीं है, सवाल ही ख़राब है। बेटा ये याद होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, सही है ना सी। अगर आपको ये याद नहीं है तो मसला है भैया, आपने इंटर को सही से नहीं पढ़ा। सही है, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2000 एक्सपोनेंट 3। तो हम क्वेश्चन को आंसर्स को वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर किसी एक क्वेश्चन में मसला है तो हम उसको अच्छे तरीके से समझ लें भाई। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2000 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 3। सो हमारे पास आंसर आना चाहिए 150। सो ये रहा भाई 150 आंसर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग खुद भी वेरीफाई करके देखें, कि फिर आप पहले समझ रहे होते हैं, फिर आप खुद से कहते हैं कि आंसर नहीं आ रहा। हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, ऐसे होगी नहीं इंशाल्लाह। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो भाई किस पे डिपेंड करता है लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोथ आर डिस्कस अंडर वन हेडिंग। तो भाई इनको किसके अंदर मतलब डिस्कस करते हैं? बेसिकली याद रख लें कि हमारे पास ना ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसके अंदर ना बेसिकली दोनों सेम ही है, बस एक फ़र्क होता है। जो आपके पास ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसके अंदर आपकी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होती है। ओके, बेसिकली चेंज नहीं आ रहा होता, उसके अंदर कांस्टेंट होती है। और आपकी बॉडी हो सकता है कि बॉडी मूव भी कर रही हो, कि ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, हो सकता है कि मूव भी कर रही हो, और इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेलोसिटी इसकी होती है कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपके सामने शो भी हो रहा है, वैसे लिखा हुआ भी है, देख लीजिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है इसकी, कांस्टेंट होती है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे क्वेश्चन सवाल में लिख के दिया गया है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टैटिक में हमारे पास ये होता है भाई साहब कि हमारे पास जो नेट फोर्स का जो सम होता है वो तो ज़ीरो होता ही है, सही है, सम ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, क्योंकि स्टैटिक है तो रेस्ट पे है, बॉडी हमारी क्या होती है, रेस्ट पे होती है। वाइल अगर हम इसकी देखें, ट्रांजिशनल की देखें या डायनेमिक की देखें, तो डायनेमिक में हमारे पास क्या होता है, बॉडी मूव कर रही होती है, क्या कर रही होती है, बॉडी मोशन में होती है, बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, ये बॉडी मूव भी नहीं कर रही, सही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, और मेरी जो बॉडी है बेसिकली वो बॉडी मूव भी कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ें किस में पाई जाएंगी, लाइक अगर हम इसको एक हेडिंग के अंदर डिस्कस करें तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा मेरे पास ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांजिशनल सॉरी बोल रहा हूँ मैं इसको, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की आपने एग्जांपल समझ ली है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमसीक्यू। नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारे पास, द कलर ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो वेवलेंथ्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, बचपन से पढ़ रहे हैं, अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, सही है, तो उसकी वेवलेंथ से ही बेसिकली हम उसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया, बचपन से याद होना चाहिए। देखें भाई सवाल पूछा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं, टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो सिमिलर चार्जेस हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल्स का मतलब ये है कि दो चार्जेस हैं जो कि सेम है, सही है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, सही है ना, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ओके, विद अ फोर्स ऑफ 32 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2 मीटर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच। तो बेसिकली आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने एक फार्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ का, हमने कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़ा है बेसिकली, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। क्या पढ़ा था फार्मूला, कूलम्स लॉ का हमने फार्मूला पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू कितना है भाई, फोर्स किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सवाल में उसने तुमसे कहा कि भाई दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम हैं, तो सिमिलर चार्जेस, ये रहा भाई, इट मीन्स डैट कि इनका मैग्नीट्यूड क्या मैं ले सकता हूँ, सेम ले सकता हूँ, और Q मल्टीप्लाई बाई Q क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा Q स्क्वायर, तो मेरे पास ये बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि दोनों के चार्जेस की अमाउंट बताइए, मतलब उनका मैग्नीट्यूड बताइए, सही है ना, इस बेसिकली इस Q को फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूला को अरेंज कर दीजिए, फोर्स तो आपको गिवन थी ना यहाँ पे, देखिए भाई फोर्स तो आपको बताई गई है सवाल में, और फोर्स कितनी दी गई है, 32 एक्सपोनेंट 6, तो दिस इज़ अ फोर्स। तो फॉर्मूला वैल्यूज़ को अरेंज कर दें, इट विल बी F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय K, और ये हो जाएगा Q। ओके, बाद में इसका आप अंडर रूट ले लेंगे, इतना तो पता ही है। अब वैल्यूज़ को यूज़ करें, आंसर निकालने की कोशिश करें, देखें क्या आएगा भाई, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ, अब तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को यूज़ करें, पुट करें।
सो ये हो गया इतना, ओके। एफ हमारे पास है 32 x/4, तो भाई यही आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी 0.011। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास MCQ नंबर 21 है, और MCQ नंबर 21 में वो हमसे कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर एंड द इमेज साइज इज़ 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बेसिकली हमें फोकल लेंथ ना गिवन है क्वेश्चन में। देखें फोकल लेंथ क्या है भाई, सवाल में गिवन है, और ये देखें भाई फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ओके। और साथ ही साथ उसने आपसे कहा कि इमेज साइज़ कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज है। पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने जिस बच्चे ने लिखा है वो यहाँ पर तमाम डेटा को देख के पहचान गया होगा कि क्यों कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस को पी कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन जिसको नहीं भी पता था ना, तो उसने अगर पिछला सवाल सही से समझा है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ज़ुबानी कहा था कि याद रख लो कि Q/P मैग्नीफिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला था, उसमें हम Q किसको कह रहे थे, हम इमेज डिस्टेंस को कह रहे थे, और P किसको कह रहे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कह रहे थे। तो अगर उसने ये वाली भी बात याद रखी है, मैंने टेक बनाया हुआ है, तो अगर उसने ये वाली बात भी याद रखी है तो वो इसको समझ जाएगा अच्छी तरीके से, ओके। जिसे नहीं भी पढ़ा हुआ, तो इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप फॉलो कर लें तो आपका ईजिली हो जाएगा इंशाल्लाह, ओके। तो भाई क्या करेंगे, आप याद रख लो, एक नया फार्मूला सीख लो। वैसे तो याद ही है सबको, नया फार्मूला इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो यहाँ से सीख लेंगे। 1/f इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, बेसिकली हमने एक रिलेशन पढ़ा है ना, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q, सही है ना, ये फार्मूला होता था। और हमें हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हमारा रिक्वायर्ड है p, तो यहाँ पर कर लेंगे 1/f, ओके। तो ये हो जाएगा, जो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो उसको लिख लो। ये हो जाएगा 1/20 इज़ इक्वल टू 1/p ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 1/q। q क्या लिख के दिया है, q की वैल्यू उसने तुम्हें कहा है कि 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज साइज इज़ 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे 2p, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये बचेगा 2 प्लस का 1, और ये बन जाएगा मेरे पास, ओके सही है। तो ये मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा 2, ओके, और ये मेरे पास बन जाएगा 1/20। एलसीएम तो पता है ना कैसे लिया है। तो ये मेरे पास कंडीशन जो बन रही होगी वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगी कुछ, 3p इज़ इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 3p नहीं होगा, ये 3 होगा खाली, क्योंकि ऊपर तो खाली वही है, 3 डिवाइडेड बाय 2p, ओके। यही बन रहा है, इक्वल टू 1/20। अब क्या निकालना है हमें, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे भाई, इस 20 को उधर भेज दीजिए, अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा p के बराबर। सो 2 1 2, और ये बन जाएगा 10, 3 10 क्या होता है 30। सो दिस विल बी योर आंसर। इतनी इजी कैलकुलेशंस भी मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको खुद से कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं आ रही तो सही है, सीख लें। वैसे इतनी इजी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एनडी में जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, सही है, क्योंकि आप एनडी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। यूनिट ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अच्छा भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बेसिकली आपसे यूनिट पूछा गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली बराबर होती है, जो आपके पास स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो बराबर होती है हमारे पास, लिख लें फॉर्मूला लिख लें। जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बराबर होती है आपके पास फ्रिक्शन के, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है डिवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स, जो आपके पास नॉर्मल फोर्स होती है उसकी। तो अगर मैं फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर दूँ तो उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस ही होगा, तो ये यूनिट लेस होता है। नो यूनिट भी वो आपको लिख के दे सकता है,
अभी तो नन का ऑप्शन दिया है, तो आप नन ऑफ दीज पे मार्क करेंगे। वैसे वो आपको कह सकता है कि इसका यूनिट बताइए, फिर आपको मार्क करना है नो यूनिट पे। ओके, नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन इन वाटर वेव इज़ डन बाय, तो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग साउंड वेव्स के ज़रिए। ओके, क्यों करते हैं भाई? साउंड वेव्स जो होती हैं बेसिकली ये ट्रैवल करती हैं एफिशिएंटली। ओके, एफिशिएंटली ट्रैवल कर रही होती हैं, और अगर वो आपसे कह देता कि रिपल टैंक की एग्जांपल दे देता आपसे, तो फिर आप क्या करते हैं? अगर आपसे वो कहता है कि रिपल टैंक की एग्जांपल वो आपको दे रहा है और फिर बताइए कि क्या है, तब भी आप क्या मार्क करेंगे? तब भी आप साउंड वेव्स ही मार्क करेंगे। ओके, galvanometer can be galvanometer is converted into voltmeter by connecting the high resistance in series। बहुत ईजी है, सही है। वोल्ट मीटर में बेसिकली इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अगर हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस को लगाते हैं, सही है, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके से कुछ ये हमारे पास अगर गैल्वानोमीटर है तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, सही है ना, ताकि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम RH भी कह रहे होते हैं, हाई रेजिस्टेंस को। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर में जो हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, बेसिकली इसको ताकि हम इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि जो हमारे पास करंट जो है ना, जो हमारे पास करंट ड्रॉ जो कर रहा होता है, ताकि करंट जो ज़ाया ना हो, इसलिए हम बेसिकली हाई रेजिस्टेंस का को यूज़ कर रहे होते हैं, सही है, ताकि हम अवॉइड कर सकें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट ज़ाया ना हो, सही है, तो करंट ड्रॉ करता है। ओके, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस to a constant temperature, volume is inversely proportional to the pressure. This is the statement of, तो ये किसकी स्टेटमेंट है भाई? ये स्टेटमेंट है भाई बॉयस लॉ की। ओके, बॉयस लॉ पढ़ा है हमने, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स तो इजीली पहचान जाएंगे। वैसे ये भी याद रख लें, ये रिलेशन है इसका, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये P इज इक्वल टू K भी होता है, K को कॉन्स्टेंट कहते हैं। इन्वर्स रिलेशन का तो मतलब पता है ना भाई स्टूडेंट्स, पता है ना इन्वर्स रिलेशन का मतलब? वो पता होगा भाई। कोई एक चीज़ अगर कम हो रही है ना इन्वर्स रिलेशन में, अगर इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक चीज़ कम हो रही है ना तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, सही है। अगर कोई एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। और डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? देखो, डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि अगर तुम्हारे पास लेट्स से तुम्हारे पास क्या है, कोई ना कोई एक मास है, सही है, और तुम मास, लेट्स से मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कह देते हैं, चलो सही है, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो तुम्हारा मास भी बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? लेट्स से कि अगर तुम्हारे पास मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता, तो क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो इट मीन्स डैट कि तुम्हारा मास क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। कोई चीज़ कम होती है दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, इन्वर्स रिलेशन में ही होता है, सही है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता था, ओके, लिख लो भाई, इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन पता ही होगा भाई सेकेंड ईयर में आप लोग। ओके, मैं कहेंगे बिल्कुल ही बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन लिख लें भाई, अच्छी बात है, समझ जाएंगे। जिनको आती हैं चीज़ें वो आगे बढ़ जाए, कोई मसला नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू, भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांजिशन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या गिवन है ऑप्शन? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस गिवन है। देखें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, सही है, एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से होता है। एनर्जी लिखा हुआ है ना, यस, तो एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ इज़ 2 मीटर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? तो स्टूडेंट्स ऊपर फॉर्मूला सीखा है, देखें फ्रीक्वेंसी का, ये आप खुद सॉल्व करें, बहुत ही ईजी है। चलें भाई कर ही देते हैं। वी क्या होता है फॉर्मूला? अज़ान हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं, दैन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए 330 हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 2,
और ये आपके पास आ जाएगा 165। ओके, दिस विल बी और आंसर। अजान की ब्रेक लेते हैं, फिर हम फर्दर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला जो एमसीक्यू नंबर 27 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया था। बेसिकली आपको बता दिया था, सिंपल था। इसको हमने इस फार्मूला को यूज़ किया था, जो ऊपर हमने फार्मूला था हमारा फ्रीक्वेंसी का, सही है, या वेवलेंथ का जो हमने सीखा था। ठीक है, जो चीज़ें हमने ऊपर सीखी है ना, वही चीज़ें हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आप अच्छे खासे एमसीक्यू तो सॉल्व कर रहे हैं एनईडी के मीन्स। देखिए यहाँ पर हमने सीखा था ऊपर एक और फार्मूला, आई गेस वेवलेंथ निकालने के लिए हमने सीखा था, तो आप देख लीजिएगा, सही है। एफ इज़ इक्वल्स टू, ये आपके सामने सही से शो नहीं हो रहा, तो एफ ये क्या था भाई फार्मूला, एफ इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, सही है। बस रेडियो ब्रॉडकास्ट के केस में आप वी को सी से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट थी, क्योंकि यहाँ पे आपसे जस्ट कोई ना किसी वेव की आपसे फ्रीक्वेंसी का पूछा गया है, तो इसलिए आप वेव की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो यूज़ करेंगे, सही है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, तो आपने सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ 122 डिग्री सेल्सियस, 122 डिग्री। ओके, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो बेसिकली हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है और हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है। किस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हमें एक रिलेशन याद है, याद रख लें स्टूडेंट्स, मैं शेयर कर देता हूँ, वैसे कॉपी कर लिया था मैंने, इसको पेस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे, अगर हो रहा है यहाँ पे पेस्ट। हाँ, अगर इस तरीके से पेस्ट आउट हो जाता है तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, इस रिलेशन को याद रख लें स्टूडेंट्स। वेट करेगा, इस रिलेशन को स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेगा। अगर कभी भी आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, तो अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, सही है। सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ये जो आपको गिवन है। और अगर आपको, जो कि हमें सवाल में गिवन कंडीशन है, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ओके, लाइक आपको 50 डिग्री का कहा इसमें गिवन है। अगर आपको अभी हमारा जो गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है, 122 डिग्री ना, यस, ये रहा। देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड है वो 122 डिग्री है, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। ये मेरा 122 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसका यूज़ करूँगा। पहले मैं सेंटीग्रेड में कर दूँगा, फिर उसके अंदर ऐड कर दूँगा 273, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये केल्विन में मुझसे पूछा गया है। सो 5/9 और देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फ़ारेनहाइट, तो 122 माइनस का 32, और देन मैं उसके अंदर प्लस कर दूँगा आखिरी में, क्योंकि मुझे 27 केल्विन में आंसर चाहिए। तो मैं पहले तो उसको निकाल लेता हूँ, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में इसका फाइनल जो आंसर होगा ना वो भी निकाल लेंगे। केल्विन में है बेसिकली, तो उसका क्या आंसर आएगा भाई, इसका आ जाएगा मेरे पास 50 आएगा। यस, सॉल्व कर लेंगे तो 50 आ जाएगा, प्लस का 273, ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 323 केल्विन। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, 323 आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। क्या करना है, अगर कभी भी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, C इज़ इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय F माइनस 32, और अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो 9/5, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 35, और प्लस कर देंगे फिर हम उसके अंदर 32 को, सही है। बेसिकली 35 ये क्या है, ये 35 आपके अंदर जो सेंटीग्रेड की जो वैल्यू दी थी, अब आपके पास अगर आपको कोई ना कोई सेंटीग्रेड की कोई दूसरी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कि 95 होता तो फिर मैं यहाँ पे 95 पुट करता। ओके, ये जो C है आपको ये पुट करना है 9/5 मल्टीप्लाई बाय कितना, सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आपको दी जाएगी, और प्लस का फिर हम कर देंगे कितना, 32। इस बात का भी ख्याल रखना है कि 35 तो जैसे कि एग्जांपल थी,
तो आपने ये वाली MCQ भी सीख ली, ये भी सीख लिया और ये भी सीख लिया। सही है, तो देखें कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। ये कन्वर्जेंस आ जाती हैं, बस आपको फार्मूलास याद रखने ताकि आप आगे के MCQs को सॉल्व कर सकें। बस आपको ये 2 फार्मूलास याद रखने, इनको लिख लीजिए। अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो ये रिलेशन होगा, और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये रिलेशन होगा। आपको जस्ट ये याद रखना है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सा है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट MCQ लिख लें अपने पास। अच्छा, ये भी याद रख लें, इसका रिलेशन भी लिख लें। वैसे मैं रिलेशन भी बता देता हूँ, हो सकता है कि आपसे रिलेशन पूछ लें। तो अगर इस सूरत में वैसे याद रख लें, मुझे एक क्वेश्चन वैसे याद है, डेल्टा U बराबर होता है हमारे पास हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस का वर्क डन। ओके, इसको फिर अरेंज कर लें। वैसे ये रिलेशन याद रख लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इस तरीके से। ओके भाई, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डैश द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी ऑब्टेन्ड। तो भाई देखें, यहाँ पे आपसे कहा गया है बेसिकली, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रख लें पहले, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फॉर्मूला में आती हैं तभी आप मार्क करेंगे। वैसे इसका आंसर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अजीब सा ही MCQ वैसे ये R इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है कितना, R इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा अपॉन G। ओके, सो दिस इज़ योर फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें मैंने रेंज के लिए ना फार्मूला बता दिया आपको, ये रेंज के लिए होता है। और मैंने वैसे जो हमारा सेट 1 था, जो बच्चे सेट 1 फॉलो कर रहे हैं, उसमें मैंने वैसे जो हाइट का फार्मूला था, जो कि वर्टिकल हाइट किस तरीके से निकालते हैं वो भी बताया था। सही है ना, तो अगर आपने उसको फॉलो किया है, V0 स्क्वायर साइन, लिख लीजिए बल्कि V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, भाई लिख ही लें हाइट का भी फार्मूला। वैसे मैंने उसमें दिखवाया था V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ओके भाई, ये हमारे पास होता है हाइट का फार्मूला, ये होता है रेंज का फार्मूला। तो भाई इस फार्मूला में तो मैं एक्सेलरेशन नज़र आ रही है, कहीं नहीं आ रही ना, क्रॉस लगा दो। क्या एवरेज एक्सेलरेशन नज़र आ रही है, नहीं आ रही। वेलोसिटी नज़र आ रही है, डिपेंडेंट है। ओके भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अब एक और बात याद रख लो, अगर कभी भी आपके पास मैक्सिमम रेंज निकालने का कोई सवाल आ जाए, अगर आपसे कहे कि R मैक्स निकालो, मैक्सिमम रेंज निकालो, R मैक्स निकालो मैक्सिमम रेंज, याद रखना आपके पास ना एंगल कितना होता है उसमें आपके पास एंगल होता है साइन 90 डिग्री या 45। अगर आपके पास कंडीशन दी हुई है 45 डिग्री की, सही है, आपको पता है ना कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम आपको रेंज मिल जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। आप कहते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है, लेट्स से कि आपका प्रोजेक्टाइल ये है, तो आप अगर उसको 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेंगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। सही है ना, आपको मैक्सिमम रेंज मिल रही होती है। क्यों मिलती है भाई, कोई बता सकता है? बहुत ईजी बात, फॉर्मूला को देखा, फॉर्मूला में थीटा है। ओके, तो थीटा को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, कितना साइन 2, सही हो जाएगा 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2, और एंगल क्या था भाई 45 था। सही है ना, प्रूफ भी कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 2G, सॉरी ये G होगा खाली यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे पास R मैक्स इक्वल टू V0 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है भाई, साइन 90 डिग्री तो 1 के बराबर होता है। तो R मैक्स कितना निकल कर आता है भाई, R मैक्स मेरे पास निकल कर आता है V0 स्क्वायर अपॉन G। अगर तुमसे कभी भी सवाल में वो कह दे ऐसे जल्दी से निकाल कर बताओ, तो ऐसे निकाल देना भाई, सही है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना, R मैक्स तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा, तुम्हें R मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम रेंज होती है। सही है, और मैक्सिमम रेंज किस पर मिलती है, किस एंगल पर मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है 45 डिग्री के एंगल पे। बचपन से सुना है, नहीं सुना कोई मसला नहीं है, इस एंगल पे मिलती है। सही है ना, अच्छा यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल। ओके, तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, और फिर अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना इसके।
प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा है हमने, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। देखो रेंज का फॉर्मूला सीखा, एक फॉर्मूला ये सीखा, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, सही है। इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ओके, नहीं ग्रीन नहीं, पर्पल कर देते हैं, ओके। एक फॉर्मूला हमने रेंज का सीखा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। उसके बाद हमने फार्मूला सीखा हाइट का, वर्टिकल हाइट का, दैन मैक्सिमम रेंज का फार्मूला सीखा, और ये भी सीखा कि मैक्सिमम रेंज किस रेंज पे मिलती है। मैक्सिमम रेंज मिल रही होती है 45 डिग्री के एंगल पे, सही है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ईजी है। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। लिख लीजिए इसको इस तरीके से, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T, चेंज इन टाइम से ये डिवाइड हो रहा होता है, सही है, डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय सो प्लैंक्स थ्योरी, सही है। न्यूटन भाई साहब ने प्रपोज किया था इसको, और ये सपोर्टेड किससे है, ये तमाम ऑप्शंस में से प्लैंक्स थ्योरी से। पार्टिकल नेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सही है, बस ये याद रख लें इसको, शायद यही एमसीक्यू पूछा जाता है, वो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, यही एमसीक्यू आपसे पूछ रहा होता है, प्रीवियस ईयर के ही एमसीक्यू है। इन सिंपल पेंडुलम द मोशन इज रेफर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स टाइम पीरियड डिपेंड ऑन। सो देख लो भाई क्या क्या चीज़ें गिवन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख के देख लेता हूँ मैं, जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी उसमें फिर मैं उस पर मार्क कर दूँगा। भाई मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G। सो लेंथ तो नज़र आ गई मुझे, बाकी चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही फॉर्मूला में, लेंथ ही होगा भाई इसका आंसर, है ना, यही होगा, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई दोबारा आ गया हमसे, यही आंसर होगा भाई इसका। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायोलेट कलर इज किससे बड़ी है भाई, तो याद रखें आपके पास जो वायोलेट है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है रेड से, सही है, लेस नहीं होती, कम नहीं होती, सेम भी नहीं होती। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत दिए हुए, मैंने दोनों देख के काट दिए। जो आपके पास जो रेड वायोलेट होता है उसकी जो बेसिकली जो क्या होती है, एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए पे, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज मेंटेन्ड फॉर 2 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इस। तो स्टूडेंट्स हमने याद रखा है, एक फॉर्मूला याद रख लें, अगर नहीं भी याद तो हमें अगर कभी भी अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने के लिए याद रखिएगा चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, याद रखा है, याद रखा तो अच्छी बात है, नहीं याद कोई मसला नहीं है, याद कर लिया आप। Q इज इक्वल टू IT, चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आपके पास टाइम गिवन है आपको, तो ये 10 एम्पेयर ये रहा आपके पास, 10 एम्पेयर आपके पास करंट है, टाइम आपको गिवन है सवाल में, तो टाइम कितना है भाई, टाइम 2 मिनट्स है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 120, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कैलकुलेटर भी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे, ओके। अच्छा कुछ बच्चे ना, एक मज़े की बात बताता हूँ, एग्ज़ाम में जाके 2+2 भी चेक कर रहे होते हैं कि यार कहीं गलती ना हो जाए, तो ये वाली गलती नहीं करना भाई, टाइम सेव करना है। मैं तो तुम लोगों को समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में तुम्हारा टाइम लगना नहीं चाहिए ऐसे, ओके। मेटलॉइड एंड अ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मॉडर्न साइंसेस इन IT एंड इंजीनियरिंग इज सिलिकॉन। स्टूडेंट सिलिकॉन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो पहली लाइन थी ना, बुक बोर्ड की जो पंजाब बुक बोर्ड के पहले पेज की पहली लाइन है, स्टूडेंट्स उसमें ये लिखा हुआ है सिलिकॉन के बारे में, तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अब मुझे इसका पेज नंबर याद नहीं है, वैसे मुझे पंजाब बोर्ड का याद है, तो उसमें पहले पेज की पहली लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ है, ओके। रिसेंटली मैंने देखा था और पहले भी देखा हुआ है, तो उसमें ही लिखा हुआ है कंप्यूटर चिप्स के बारे में। उसमें जो MCQ आता है ना, अच्छा ये नस में भी आता है MCQ और उसमें भी आता है UAT लाहौर में, तो उसमें
पूछते हैं वो कंप्यूटर चिप्स का एक पूछते हैं एमसीक्यू देखे ना, कंप्यूटर चिप्स देखते हैं वो, तो आपसे भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। देखिए एनडी में भी पूछा जा रहा है एमसीक्यू, तो काफ़ी मशहूर एमसीक्यू है ये। ट्रांजिस्टर इज़ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस which is used as a amplifies current and it will be amplifies voltage। ट्रांजिस्टर यूज़ एन एम्पलीफायर से, तो दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है, एम्पलीफाई करता है ना, तो ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स हैं इनको ना एमसीक्यूज़ की सूरत में लिखें, की पॉइंट्स की सूरत में लिखें एमसीक्यूज़ को आप, सही है, जो नोट्स बना रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन। देखिए भाई पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल का मतलब पता है ना कि ऐसे लगना, अगर कोई एक चीज़ ऐसे है तो पैरेलल इसी डायरेक्शन में होता है, सही है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये तो पता है 90 डिग्री बन रहा होता है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई मसला नहीं है, सही है। तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिटली एक्ट करती है। फ्रिक्शन देखें, अगर ये मैन है जो किसी न किसी उसको पुश कर रहा है, सही है, उन्होंने कोई ना कोई रस्सी इसके साथ बांधी हुई है और वो उसको जो है खींच रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन लगेगी उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है हमेशा, सही है। फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है। डायग्राम तो ऐसी शो की है मैंने, तो फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स और पैरेलल लगती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है। अच्छा जी भाई, एमसीक्यू नंबर 40 क्या है। एमसीक्यू नंबर 40 में वो आपसे कह रहे हैं एक रजिस्टर, आप एक सर्किट डायग्राम दी हुई है और सर्किट डायग्राम देकर आपसे पूछा है कि बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं सारे, तो आप इसको ड्रॉ किए इस तरीके से स्टूडेंट ने आके बताया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम किया है, इसमें एक सर्किट को सॉल्व किया है, सही है, सही तरीके से। सर्किट को ऐसे सॉल्व किया है, अगर हम डायग्राम को मैं जूम करूँ, ये जूम हो जाए, आई होप। अगर इस तरीके से हो जाता है अच्छी बात है। तो देखें डायग्राम को, अगर हम सर्किट को देखें तो इसमें ना हमने सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी ढूंढनी है। तो आसानी कहाँ से मिलेगी, आसानी यहाँ से मिल जाएगी। आसानी देखिए यहाँ से मिल जाएगी हमें, कैसे, ऐसे कि मेरे पास ये रहा एक जो रिलेशन दिया हुआ है मुझे, ये पैरेलल सर्किट का दिया हुआ है, और पैरेलल सर्किट को जो पैरेलल रेजिस्टेंसेस होती हैं हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा 1/n की सूरत में सॉल्व करते हैं ना। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे पैरेलल सर्किट को सॉल्व करना है तो मैं कैसे लेता था, 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करता था, ऐसे करता था 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस का 1/r2, यही काम करता था। और अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी हो जाती थी, तो यही काम यहीं पे किया है। ये मेरी R1 हो गई और ये मेरी R2 हो गई, सही है। यहाँ पे तो देखें भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, कितनी आई भाई, ये इतनी आ गई। अच्छा, बच्चे ना एक गलती करते हैं, और गलती बहुत ख़तरनाक वाली वो गलती करते हैं यहाँ पे, वो ना इसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। वो 1/r फाइंड आउट कर लेंगे, और 1/r को ना फाइंड आउट करने के बाद कहेंगे कि भाई मेरी जो रेजिस्टेंस है वो आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। वो रेसिप्रोकल लेते ही नहीं है भाई, इसका रेसिप्रोकल ज़रूर लेना भाई। अगर रेसिप्रोकल नहीं लिया ना तो मसला हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल लाजमी लेना, ओके। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे हम इसका। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो उसका ये आंसर आ जाएगा, सही है। 3 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। सर्किट अब जो कन्वर्ट हो गया वो इस तरीके से हो गया, सही है। अब ऐसे अगर मेरे पास रेजिस्टेंसेस ऐसे लगी हुई हैं तो क्या होता है, ये सीरीज़ में होता है ना, ये रिलेशन क्या कहलाता है, सीरीज़ का कहलाता है। तो उसमें सीरीज़ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, R1 प्लस R2 करता हूँ, और अगर इससे ज़्यादा होंगी तो वो चलती रहती हैं। अभी 2 ही हैं तो 2 ही का यूज़ करेंगे, ओके। तो क्या काम किया भाई, अब देखें ये सर्किट आपके पास बन गया सीरीज़, तो सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लें। तो देखें भाई, सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सर्किट फिर इस तरीके से बन जाएगा आपके पास, ऐसे ऐसे बन जाएगा। बाद में यहाँ पे बनाया बनी है, मैं एक और बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से बन जाएगा जब आप इसको सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3+3, क्योंकि देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 है ना। तो ये हो जाएगा 6 ओम की रेजिस्टेंस आपके पास बन जाएगी। ये आपके पास आ गया 6 ओम की रेजिस्टेंस इसकी। और नीचे वाली रेजिस्टेंस क्या है, सवाल में गिवन थी, देखें 3 ओम की, तो ये हो जाएगी 3 ओम।
ओके, अब ये अगेन क्या बन गया, पैरेलल की कंडीशन बन गई, जो कि पैरेलल की थी। ओके, जो कि पैरेलल की कंडीशन थी। तो वही वाला काम अगेन इसके लिए करेंगे। क्या काम किया, 1/6 प्लस का 1/3 कर दिया। ओके, पैरेलल वाला काम किया और उसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 2 ओम आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया तो उसको पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय वेव। तो मोमेंटम एंड एनर्जी होता है बेसिकली। मीडियम मीडियम तो अजीब से ऑप्शन दिया हुआ है, मोमेंटम ओनली और एनर्जी ओनली। नहीं, मोमेंटम और एनर्जी बोथ हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा मोमेंटम एंड एनर्जी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रूबी इज़ अ 3 स्टेट लेज़र। ओके, जो हमारे पास रूबी है वो क्या है, 3 स्टेट लेज़र है। की पॉइंट्स हैं, जैसे ये पूछे मैं बुक के की पॉइंट्स में से पूछा भाई। ओके, सो मैं उसको ज़रा अरेंज कर लूँ। कितने एमसीक्यूज हमारे बाकी हैं अभी, अच्छे खासे हैं। हाँ, ये की पॉइंट्स भी हमें समझने हैं अभी आगे।